Okay, let's begin, my dear students. Today we are going to start with a new chapter, income under the head capital gain. ये जो कैपिटल गेन हम लोगों का चैप्टर है, मैंने आप लोगों को जब पांचों हेड पढ़ाया था उसी समय आप लोगों को कैपिटल गेन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन के बारे में मैंने तभी बताया था, पांचों हेड का जब मैं नाम आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था तभी। ठीक है, कैपिटल गेन कब होता है हमें? जब हम लोग किसी कैपिटल एसेट्स को बेचते हैं, सेल करते हैं, तब हमें कैपिटल गेन होता है। ये बात पता है? अब सबसे पहला सवाल आता है कि कैपिटल एसेट्स क्या होता है। यहां पर इस चैप्टर में देखो, इसमें हम लोगों को पूरे पॉइंट में क्या क्या पढ़ना है। आप सीए के भी अगर स्टूडेंट्स हो तो आप इसी स्टडी मटेरियल से कैपिटल गेन को पढ़ोगे, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली 100 मार्क्स का यहां पर आता है सीएमए के एग्जाम में, तो जो सीए का जितना कुछ भी होता है वो सब इधर कवर्ड है। उससे कहीं इधर ज्यादा ही मिलेगा, आपको कम मिलेगा तो सवाल ही नहीं आता है। ठीक है, और सीए के इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में थोड़ा बहुत हैक्टिक करके सारे चीजों को लिखा है, इधर बहुत सिंपल वे में सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग फॉलो करेंगे। अभी जैसे सैलरी सीए के इंस्टीट्यूट में काफी अच्छे से लिखा था, तो मैंने उधर उससे कराया था आप लोगों को। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या स्टडी नोट में पढ़ना है। बेसिस ऑफ चार्ज, कि इसका चार्जिंग सेक्शन कौन सा होता है, कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन कौन सा होता है, ये हमें समझना है। कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स कितने होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। देन आफ्टर आप लोगों का पीरियड ऑफ होल्डिंग, ट्रांसफर, ये सभी कुछ एक एक करके हम लोग पॉइंट्स डील करेंगे। आप लोग देख पा रहे हो पूरे चैप्टर में आप लोगों का मोर देन यहां पर 53 पॉइंट्स है पढ़ने को। 8.53 53 पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से सेक्शन में कैपिटल गेन चार्जिंग सेक्शन होता है। सेक्शन 45 में आज आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहां पर एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। प्रॉफिट और गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर आप लोगों को एक बार ट्रांसफर का इवन डेफिनेशन भी पढ़ाऊंगा। मैं क्या बोला कि मैं आप लोगों को ट्रांसफर का डेफिनेशंस भी पढ़ाऊंगा, लेकिन जनरली अभी आपको समझाने के लिए एक बार मैं बोल दे रहा हूं कि ट्रांसफर का मतलब सेल होता है। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? सेल। ये बोला है कि प्रॉफिट और गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, यानी ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। वह कौन सा हेड में चार्जेबल होगा? अगर हम किसी कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर हम किसी कैपिटल एसेट्स को सेल कर रहे हैं, तो इसको सेल करने से हमें जो प्रॉफिट और गेन अराइज होगा वह कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल माना जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? अब इससे रिलेटेड कुछ टैक्स पॉइंट्स हैं। फॉलोइंग आर द इसेंशियल कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड टू चार्ज एनी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। कोई भी इनकम को कैपिटल गेन हेड में चार्जेबल माना जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझिए, किसी भी इनकम को कैपिटल गेन हेड में चार्जेबल माना जाएगा, उसके लिए कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। पहला कंडीशन होगा कि एसेट्स जो ट्रांसफर किया जाएगा, मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, एसेट्स जो ट्रांसफर किया जाएगा वह कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। मैं अभी चल के पूरा 2 पेज का सिर्फ कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। लेकिन मैं पहले आपको यह बता रहा हूं कि कौन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई किए जाने पे हम ये बोल सकते हैं कि इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। तो सबसे पहले यहां पर क्या होना चाहिए आपका? देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। जो एसेट्स हम ट्रांसफर करेंगे वह एसेट्स कैसा होना चाहिए? कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, उस एसेट्स का एसएससी के द्वारा ट्रांसफर किया जाना चाहिए। ऑब्वियसली हम ट्रांसफर करेंगे तभी जाकर के हम क्या कर सकते हैं, उसको बेचना समझा जाएगा। तो एसएससी ट्रांसफर सच कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। और देयर मस्ट बी अ प्रॉफिट और गेन इंक्लूडिंग नेगेटिव प्रॉफिट और गेन ऑन सच ट्रांसफर। उस ट्रांसफर पे हमें प्रॉफिट या गेन होना चाहिए। अगर किसी पर्सन को अपना कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करके लॉस भी हो रहा है, अगर किसी पर्सन को अपना कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करके लॉस भी हो रहा है ना, तो उसको भी हम लोग क्या समझेंगे? दूसरे किसी हेड में चला जाएगा ना, कि कैपिटल गेन हेड में ही उसको टैक्सेबल माना जाएगा। कैपिटल गेन हेड में ही उसको भी टैक्सेबल माना जाएगा। देखो ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग नेगेटिव प्रॉफिट। नेगेटिव प्रॉफिट को अपने प्यार से लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
लॉस बोलते हैं। तो ये निगेटिव प्रॉफिट और गेन ऑन सच ट्रांसफर, द ट्रांसफर्ड एसेट शुड बी द कैपिटल एसेट्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, और ट्रांसफर के टाइम पे वह कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। बेसिस ऑफ चार्ज में चले आइए, कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच एसेट्स इज ट्रांसफर्ड। जैसे मान लो प्रीवियस ईयर है हम लोगों का, यहां पे मैं आपको समझाने के लिए बोलूं कि जैसे मान लो प्रीवियस ईयर अपना कौन सा है, 2021 प्रीवियस ईयर हम लोगों का है। हम लोगों का प्रीवियस ईयर यहां पे कौन सा है, 2021 है। तो 2021 प्रीवियस ईयर में अगर हम किसी एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसी ईयर में वह टैक्सेबल माना जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि टैक्स हम लोग असेसमेंट ईयर में जाकर के पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन टैक्सेबिलिटी उसी ईयर में होगा जिस ईयर में एसेट्स को ट्रांसफर किया जाएगा। ये बात आप ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा। फिर बोला इन सम केसेस कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच कंसिडरेशन इज रिसीव्ड रेदर देन इन द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। ये बात को बहुत अच्छे तरीके से इस लाइन को आपको दिमाग में अपने डाल के रखना होगा, ठीक है। ये लाइन जो है इसको आपको बहुत अच्छे से दिमाग में डाल के रखना होगा। मेरे बच्चों, मैं रिपीट आपको एक बार बोल रहा हूं, मैंने बोला कि कैपिटल एसेट्स जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर होगा उसी प्रीवियस ईयर में उसको टैक्सेबल माना जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहां पर कैपिटल एसेट्स का कंसीडरेशन जिस ईयर में पेमेंट होगा, लिखा है ना कैपिटल गेन, यहां पर लिखा है कि इन सम केसेस कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर, उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा इन विच कंसीडरेशन इज रिसीव्ड, जिस प्रीवियस ईयर में कंसीडरेशन रिसीव किया जा रहा है, रेदर देन द प्रीवियस ईयर इन विच द एसेट्स इज ट्रांसफर्ड। समझ में आया ना, कंसीडरेशन जिस प्रीवियस ईयर में रिसीव किया जा रहा है उस प्रीवियस ईयर में उस एसेट्स को टैक्सेबल माना जाएगा। ये तो एकदम बेसिक सी बात हो गई आपकी। अब हम आते हैं जो कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन है, जो आपके एग्जाम्स में आता भी है, लिखने के लिए भी आता है इवन। और अगर आप ये कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन नहीं समझते हो तो आपको पूरा चैप्टर भी नहीं समझ में आएगा। समझ में आया ना। तो आप सबसे पहले तो यह याद करोगे कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में कैपिटल एसेट्स को डिफाइन किया गया है। मैंने पहला क्लास जब इंट्रो क्लासेस आपको मैं पढ़ा रहा था तभी मैं बोला था कि कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करेंगे, उसके ऊपर जो हमारा गेन होगा वह कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। लेकिन आज तक हमें यह पता नहीं कि वह कैपिटल एसेट्स कौन कौन सा है। मैंने उस समय काम चलाने भर के लिए आप लोगों को बोल दिया कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सबको कैपिटल एसेट्स बोलते हैं। लेकिन आज वो पूरा एकदम जाकर के इन डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे बच्चों। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर क्या करना है, कैपिटल एसेट्स के बारे में पढ़ना शुरू करना है। काफी ध्यान दीजिएगा आप लोग कैपिटल एसेट्स पढ़ने के दौरान। ठीक है, देखिए ये पूरा ध्यान दीजिए आप लोग। कैपिटल एसेट्स मींस एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, कैपिटल एसेट्स मींस एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द एसएससी। कोई भी वो प्रॉपर्टी जो एसएससी के पास है, whether or not in connection with his business or profession, चाहे वो उसके बिजनेस और प्रोफेशन से कनेक्टेड हो या फिर नहीं हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई पर्सन है, मिस्टर एक्स एक पर्सन है, उनका अपना एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। ऑब्वियस सी बात है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है तो वह उसको अपने बिजनेस में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन वह भी अपने उस रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को अगर सेल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको कुछ ना कुछ गेन होगा। अरे पॉजिटिव गेन नहीं होगा तो नेगेटिव गेन होगा, गेन तो होगा। और जो भी गेन होगा वह कौन से हेड में टैक्सेबल माना जाएगा, कौन से हेड में टैक्सेबल माना जाएगा, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में टैक्सेबल माना जाएगा। तो पहला लाइन, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एसएससी के पास कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड रहेगा, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट इन कनेक्शन विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन, चाहे उसके बिजनेस और प्रोफेशन से कनेक्टेड हो या फिर नहीं हो। दूसरा, फिर से वो लाइन पढ़ोगे कैपिटल एसेट्स मींस, और फिर तब दूसरा लाइन जाकर के पढ़ोगे कैपिटल एसेट्स मींस एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एनी सिक्योरिटीज का मतलब शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स, ये सब चीज होता है। ठीक है, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII इनको इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं।
foreign institutional investors which has invested in such securities in accordance with the regulation made under the Securities and Exchange Board of India Act 1992, सेबी एक्ट 1992 के अकॉर्डिंगली अगर किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास किसी भी तरह के सिक्योरिटीज है, उनको भी अगर वो ट्रांसफर करेंगे तो वह भी कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल माना जाएगा, क्योंकि इसको भी जो सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, इसको भी इनकम टैक्स अपना क्या मानता है, कैपिटल एसेट्स कंसिडर करता है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखो, कैपिटल एसेट्स में भी मूवेबल और इमूवेबल। जो कैपिटल एसेट्स होगा, ये जो एसएससी वाले के लिए बोला था पहला लाइन में, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी बोला था ना एसएससी के लिए फर्स्ट लाइन में, उसमें बोला है कि कैपिटल एसेट्स वह मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, वह टेंजिबल एसेट्स भी हो सकता है और वह कॉर्पोरियल एसेट्स भी हो सकता है, जैसे तुम्हारा फर्नीचर, ज्वेलरी एक्सेट्रा, ये भी हो सकता है। या फिर इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकता है, वह तुम्हारा इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, टेनेंसी राइट, कॉपीराइट, ये सभी कुछ। अगर मान लो हमारा कोई कॉपीराइट है और उसको हम बेच दे रहे हैं, ठीक है, कॉपीराइट है, हम उसको सेल आउट कर दे रहे हैं, तो उससे हमारे को कुछ पैसा मिलेगा। अब बताओ उसको, वो तो सैलरी हम ले नहीं रहे, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है नहीं, कोई बिजनेस हमारा है नहीं कॉपीराइट का बेचने का, ऐसा कॉपीराइट तो इंसान एक बार ही जनरेट करता है। तो ऐसे समय में कॉपीराइट एक तरह का कैपिटल एसेट्स माना जाता है और उसको भी सेल करने से जो इनकम जनरेट होगा वह इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में टैक्सेबल माना जाएगा। ठीक है बच्चों मेरे। अब देखो हम लोग यहां पर प्रॉपर्टी में देखो, ये यहां तक मैंने आपको फर्स्ट लाइन एक बार रिपीट, मैं इन सारी चीजों को बोल रहा हूं। कैपिटल एसेट्स मींस द एनी काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी और द एसेट्स होल्ड बाय द एसएससी वेदर और नॉट इन कनेक्शन विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन, चाहे वो उसके बिजनेस और प्रोफेशन से कनेक्टेड हो या फिर नहीं हो। दूसरा पॉइंट आता है एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बस आप इतना ही याद रख लो, काफी है, उसको भी कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। फिर बोला कैपिटल एसेट्स टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। फिर उसके बाद से वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है। लेकिन क्या क्या चीज इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है ये मैं बताने जा रहा हूं। जो नहीं वाला पार्ट में है ना, बट डज नॉट इंक्लूड में, वो ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ठीक है, वो पॉइंट्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे बोला है आपको यहां पर, प्रॉपर्टी इंक्लूड एनी राइट्स, एनी राइट्स, जैसे मान लो हमारे पास कोई लाइसेंस है, किसी पार्टिकुलर टाइप के कमोडिटीज को सेल आउट करने का लाइसेंस है, तो वह क्या, लाइसेंस भी तो एक तरह का अधिकार होता है, ये भी हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, और उसको भी हम सेल करेंगे तो क्या माना जाएगा, कैपिटल गेन हेड में इनकम को टैक्सेबल माना जाएगा। तो बोला आपको यहां पर एनी प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी राइट इन और इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी, एनी राइट in or in relation to an Indian company including right of management or control or any other right whatsoever, कोई भी वो right of management भी हो सकता है, right of control भी हो सकता है, any other right भी हो सकता है। लेकिन does not include the following, लेकिन उसमें क्या क्या चीजें शामिल नहीं होगी इसको अभी हम लोग समझेंगे। any other right whatsoever but does not include, यहां से जो लाइन है आपका but does not include से, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग शुरू करने जा रहे हो। बट डज नॉट इंक्लूड से ध्यान से क्या क्या इसमें शामिल नहीं है। क्या मैं अभी जो पढ़ाने जा रहा हूं वह कैपिटल एसेट्स का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, वो चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए उसमें स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा, स्टॉक इन ट्रेड को नहीं समझा जाता। स्टॉक इन ट्रेड मतलब जैसे आपके पास, जैसे कोई शॉपकीपर है, ठीक है, शॉपकीपर है और मान लो वह क्या करता है ना कि कंप्यूटर एक एसेट्स है, कंप्यूटर का वह ट्रेडर है, कंप्यूटर के बहुत सारे स्टॉक उसके पास पड़े हुए हैं, वह खरीदता है मैन्युफैक्चरर से या खुद पार्ट्स खरीद के असेंबल करता है बेचता है, पार्ट्स खरीद के असेंबल करता है या बेचता है, या मैन्युफैक्चरर से खरीद के बेचता है, तो उसका तो वही कारोबार है, कंप्यूटर खरीदना और बेचना, कंप्यूटर खरीदना और बेचना, तो उसके लिए वह स्टॉक इन ट्रेड माना जाता है। सो स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट कंसिडर्ड एज द कैपिटल एसेट्स। समझ में आया ना। जैसे मान लो मेरा एक कार है, ठीक है, मैं उस कार को बेच रहा हूं, तो क्या हुआ, मेरे लिए कैपिटल एसेट्स होगा, होगा। लेकिन वही कार अगर मेरा बिजनेस है बेचने का तब नहीं होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को ना। तो स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा,
कंज्यूमेबल स्टोर और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। कोई कंज्यूमेबल स्टोर्स मतलब वही होता है, रॉ मटेरियल के ही पार्ट्स होते हैं, रॉ मटेरियल पार्ट्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन के लिए अगर हमारे पास रॉ मटेरियल्स रखा गया है तो ये भी हमारा इसमें कैपिटल एसेट्स में शामिल नहीं होगा। However, any securities held by a foreign institutional investors which has been invested in such securities in accordance with the regulations made under the Securities and Exchange Board of India Act 1992 shall not be treated as a stock in trade। उसको यहां पर देखो क्या लिखा है, shall not be treated as the stock in trade, उसको stock in trade नहीं माना जाएगा। ऊपर में तो मैं बता के ही आया हूं कि स्टॉक यानी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसको कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में लिया जाता है। तो दोबारा इसको फिर से यहां लिखने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन लिख के दिया, आपने पढ़ लिए। आगे देखो, ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टॉक। अगर स्टॉक इन ट्रेड है, जैसे मैंने कंप्यूटर का भी एग्जांपल दिया, कार का मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, ऐसे स्टॉक इन ट्रेड वाले गुड्स, जब आपके मन में सवाल आएगा ना सर कि ये अगर कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल नहीं होता है तो कौन सा हेड में फिर इनकम होगा, बिजनेस प्रोफेशन हेड में होगा। अगर ऑब्वियस सी बात है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसका कार का शोरूम है, वो बहुत सारा कार परचेज करता है और बेचता है, परचेज करता है और बेचता है, उसका कार खरीदना और बेचना है उसके लिए उसका बिजनेस है, तो उसके लिए स्टॉक ही तो कार है, उसी की तो वो ट्रेडिंग करता है, दैट इज कॉल्ड द स्टॉक इन ट्रेड। और उससे जब वो बेच करके जो इनकम जनरेट करेगा वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन में उसको टैक्सेबल माना जाएगा। अब हम आते हैं दूसरा, ये दूसरा नहीं इंक्लूड होने वाला पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं, क्या क्या इसमें शामिल नहीं होगा, मेरे बच्चों ध्यान से समझिएगा। बोला है कि मैं अभी कौन सा पॉइंट पढ़ा रहा हूं, 1 नंबर स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं पर्सनल इफेक्ट भी नहीं आता है। पर्सनल इफेक्ट में आप लोग देखिएगा, यहां पर पर्सनल इफेक्ट मींस एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ द एसएससी और फॉर एनी डिपेंडेंट मेंबर ऑफ हिज फैमिली। बोला है पर्सनल इफेक्ट भी कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली मेरे बच्चों, पर्सनल इफेक्ट भी मूवेबल कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता है। अब सवाल आता है कि सर पर्सनल इफेक्ट क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, पर्सनल इफेक्ट मींस एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। पर्सनल इफेक्ट का मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि पर्सनल एसएससी खुद पर्सनली यूज करेगा या एसएससी के फैमिली का कोई डिपेंडेंट मेंबर उस पर्सनल इफेक्ट को यूज करेगा, तो उसको कैपिटल एसेट्स में नहीं शामिल किया जाता है। लेकिन बट एक्सक्लूड द फॉलोइंग, अब जो इसके दूसरे पॉइंट के एक्सक्लूड में आता है वह सबको अगर बेचेंगे तो उसको कैपिटल एसेट्स माना जाएगा और उसका इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। मैं दोबारा एक बात को बोल रहा हूं, पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता है, लेकिन अगर ये बोला है कि ये सब चीजें जो ए बी सी डी ई एफ में पॉइंट में मेंशन किया गया है इसको पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाता है, अगर ये पर्सनल इफेक्ट के डेफिनेशंस में नहीं आता है, यानी इसको जब हम सेल आउट करेंगे तो उसको कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल माना जाएगा। जैसे कि यहां पर ज्वेलरी है, ज्वेलरी अगर कोई अपना सेल करता है तो वह कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन अगर किसी के पास है, आर्कियोलॉजिकल थिंग्स और उसका कलेक्शन उसको वह बेचता है और उसके ऊपर इनकम जनरेट करता है तो वह कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल माना जाएगा। कोई अपनी ड्राइंग्स को, पेंटिंग्स को, स्कल्पचर्स को और एनी वर्क ऑफ आर्ट अगर बेचता है तो ये सब कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल माना जाएगा, क्योंकि इसको पर्सनल इफेक्ट में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ये जो लिखे गए ये सब टैक्सेबल होंगे। अगर जिनके पास भी बुक है वो लोग अपने बुक के पास इसको लिख के रखेंगे, ये सारे कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल माने जाएंगे। जी हाँ, तब वो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा, उसका वही काम है तब। ठीक है, अच्छा, तो सम्स पढ़ने से अपने को पता चल जाता है, जो हम लोग सम्स बनाते हैं ना उस सम्स में सारी चीजें मेंशन होती है। अब जैसे यहाँ पर टैक्स पॉइंट व्यू से अभी बहुत सारा चीज अभी सीखने को मिलेगा आपको, देखिए इसको आप लोग। देखो
यहाँ पे टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यहां पर बोला एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड एफोर्सेड एसेट्स हेल्ड फॉर पर्सनल यूज आर नॉट पर्सनल इफेक्ट। हम लोग ऊपर वाले पॉइंट में क्या पढ़े थे कि पर्सनल इफेक्ट को हम लोग क्या नहीं समझते हैं, कैपिटल एसेट्स नहीं समझते हैं। यहां पे आपको बोला गया है कि एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एंड एफोर्सेड एसेट्स हेल्ड फॉर पर्सनल यूज आर नॉट पर्सनल इफेक्ट। जैसे आप कोई भी मूवेबल एसेट्स रखे हो और वह आप पर्सनली यूज करते हो तो वह पर्सनल इफेक्ट में नहीं आता है, पर्सनल इफेक्ट में नहीं आता है। इसका मतलब वह क्या हो गया, आपका कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। यहां पे देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक एग्जांपल भी आपको दिया है, जैसे कि अ हाउस प्रॉपर्टी इवन दो यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द पर्सनल इफेक्ट। अगर मेरा कोई बाइक है, सिंपल एग्जांपल समझो फिर ये समझ में आएगा, मेरा कोई बाइक है जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूं, तो क्या वह मेरे पर्सनल इफेक्ट में शामिल होगा? नहीं शामिल होगा। और उसको जब मैं बेचूंगा और उससे मेरे को अगर कोई इनकम जनरेट होगा तो वह कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल माना जाएगा, बिकॉज आई एम नॉट द सेलर ऑफ द बाइक, सो दैट इज नॉट द स्टॉक इन ट्रेड फॉर मी। वह मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड नहीं माना जाएगा। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड एफोर्सेड एसेट्स हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, जो पर्सनल यूज के लिए हमने रखा है वह पर्सनल इफेक्ट में नहीं आएगा। और ऊपर वाले पॉइंट में बोला है कि जो पर्सनल इफेक्ट में आता है वह कैपिटल एसेट्स नहीं ट्रीट किया जाता है। और इसको बोल रहा है कि जो पर्सनल यूज में रखोगे वह कैपिटल एसेट्स आपका, सॉरी, उसको पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाता है, यानी वह आपका ऐसा एसेट है जिसको आप बेचोगे तो कैपिटल गेन हेड में आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा। एंड हेंस आर कैपिटल एसेट्स, लिख भी दिया है। अच्छा, दूसरा, सिक्योरिटीज आर नॉट पर्सनल इफेक्ट। सिक्योरिटीज जो है, जैसे आपने जो शेयर वगैरह खरीद के रखा है, ये भी आपका पर्सनल इफेक्ट नहीं है। यानी सिक्योरिटीज, आपने शेयर खरीदा है और शेयर आप बेचोगे, उसके ऊपर जो आपका इनकम जनरेट होगा वह आपके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल माना जाएगा। दूसरा, तीसरा नंबर पॉइंट है, पर्सनल इफेक्ट इंक्लूड्स वेयरिंग अपैरल्स। पर्सनल इफेक्ट में मैं बोला कि पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट्स होता है क्या? सवाल पूछ रहा हूं मैं, क्या पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट्स होता है क्या? नहीं होता है। तो पर्सनल इफेक्ट में फिर क्या क्या शामिल है? बोला पर्सनल इफेक्ट इंक्लूड द वेयरिंग अपैरल्स, फर्नीचर, कार, साइकिल, स्कूटर यूज्ड बाय द एसएससी फॉर पर्सनल पर्पस, जो वह पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है। ये सारा पर्सनल इफेक्ट में आता है। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को यूज करने दिया व्हीकल तो वो कंपनी का है, वह कंपनी का व्हीकल है, यूज करने दिया है ना। ओनरशिप किसके पास है? ओनरशिप का बात हो रहा है, यहां पर यूसेज की बात नहीं हो रही है। फिर दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंटेंजिबल एसेट्स डज नॉट हैव पर्सनल इफेक्ट। इंटेंजिबल एसेट्स जो होंगे उसका भी कोई पर्सनल इफेक्ट नहीं है। तो ये सारे चीजों को आप कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल मानोगे। अब आता है ज्वेलरी के डिफिनेशन में, यहां पर क्या क्या आता है। ज्वेलरी के डिफिनेशन में देखो क्या क्या आता है। मैंने आप लोगों को एक पॉइंट में ज्वेलरी बताया था, ऊपर देखो 2 नंबर पॉइंट का ए में, और वहां पर हैश मार्क्स दिया हुआ था, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 2 नंबर पॉइंट के ए में आपको हैश मार्क्स दिया हुआ है। ये ज्वेलरी में क्या क्या, अच्छा, ये जो ज्वेलरी में बताया, क्या ज्वेलरी को बेच करके जो इनकम होगा वह कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा? हाँ या ना? यस, होगा। अब इसी ज्वेलरी का अपने डेफिनेशन यहां पर पढ़ेंगे, ज्वेलरी किसको किसको अपने बोलेंगे, ठीक है। ज्वेलरी इंक्लूड्स ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, एनी अदर प्रीसियस मेटल और एनी एलॉय कंटेनिंग वन और मोर ऑफ सच प्रीसियस मेटल्स। पता है सबको ये वाला चीज, ठीक है। फिर बोला इट इज इमेटेरियल वेदर और नॉट सच ऑर्नामेंट्स कंटेन्स एनी प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन और वेदर और नॉट सच ऑर्नामेंट्स आर वर्कड ऑन और स्वेन इनटू एनी वेयरिंग अपैरल्स। स्वेन मतलब जड़ा हुआ रहता है, उसमें कुछ मोती वोती ये सब, ठीक है, तब भी उससे कोई मतलब नहीं, उसको ज्वेलरी कंसिडर किया जाएगा। फिर प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन को भी ज्वेलरी माना जाता है। स्टोन होता है ना, 5-5 लाख रुपए के लोग स्टोन पहन के घूमते हैं, उसको भी ज्वेलरी में ले लिया है गवर्नमेंट, ठीक है। बोला है कि प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन्स वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर, यूटेंसिल्स और अदर आर्टिकल्स और वर्क और स्वेन इन एनी वेयरिंग अपैरल्स, उसको भी आप लोगों को क्या माना जाएगा? ज्वेलरी का डेफिनेशन में कंसिडर किया जाएगा। एग्जाम्पल, लूज डायमंड शैल बी ट्रीटेड एज ज्वेलरी। किसी के पास लूज डायमंड भी है तो उसको भी ज्वेलरी कंसिडर किया जाएगा।
उसके बाद से ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पर्सनल इफेक्ट, अगर पर्सनल इफेक्ट को बेचता है तो वह किस हेड में टैक्सेबल माना जाएगा। एनी इनकम और ट्रांसफर ऑफ पर्सनल इफेक्ट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन, क्योंकि पर्सनल इफेक्ट तो कैपिटल एसेट्स माना ही नहीं जाता है, पर्सनल इफेक्ट को हम लोग क्या मानते हैं। फिर बोला सच इनकम इज इन द नेचर ऑफ द कैपिटल रिसीट एंड हेंस नॉट बी टैक्स्ड अंडर एनी हेड, वह किसी भी हेड में नहीं टैक्सेबल होता है। अगर आपका कोई पर्सनल इफेक्ट है, पर्सनल इफेक्ट में क्या क्या शामिल होगा वो भी मैंने बताया था ऊपर में लिस्ट में आपको, तो पर्सनल इफेक्ट भी आपका इनकम का नेचर कैपिटल रिसीट का नेचर होता है। सच इनकम इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल रिसीट एंड हेंस नॉट बी टैक्स्ड अंडर एनी हेड, किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। अगर कोई पर्सनल इफेक्ट है उसको आप सेल करते हो तो वह किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं माना जाता है। बात समझ में आई आप लोगों को। इसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट में देखोगे, अभी मैं 1 नंबर 2 नंबर 2 पॉइंट आपको बताया हूं, 1 और 2 बताया हूं, और 1 2 किसका लिस्ट का मैं बताया हूं, 1 और 2 मैंने डज नॉट इंक्लूड वाले का लिस्ट का बताया हूं, है ना, बट डज नॉट इंक्लूड वाले लिस्ट का मैंने आपको बताया है। आगे चल के आप लोगों को ठीक है। अभी देखो यहां पर नेक्स्ट आपको क्या बोला है, नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है। अगर रूरल एरिया मतलब गांव का एरिया होता है, वहां पर अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसको भी हम लोग कैपिटल एसेट्स नहीं मानते हैं। मैं अभी क्या बोल रहा हूं, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया है तो उसको भी हम लोग कैपिटल एसेट्स नहीं मानते हैं। बोला एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया इज नॉट अ कैपिटल एसेट्स एक्सेप्ट ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन नीचे जो ए बी सी में दे रखा है ना अभी, ये सबको कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। मतलब रूरल एरिया को उसने डिफाइन किया यहां पर कि रूरल एरिया एक्चुअल ग्रामीण इलाका किसको बोला जाता है। बोला लैंड, अभी जो ए में मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो सब कैपिटल एसेट्स होगा, ठीक है। जो ए में मैं पढ़ाऊंगा, बी में पढ़ाऊंगा, वो सब कैपिटल एसेट्स होगा। बोला लैंड विच इज सिचुएटेड विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कहीं पर म्युनिसिपैलिटी, कहीं पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कहीं पे नोटिफाइड एरिया कमिटी के नाम से, टाउन एरिया कमिटी, टाउन कमिटी और एनी अदर नेम। जहां भी जिस नाम से जानो उससे कोई मतलब नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। उसने बोला कि किसी भी म्युनिसिपैलिटी के ज्यूरिसडिक्शंस का अगर लैंड है और कैंटोनमेंट बोर्ड हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर, हैविंग 10,000 और मोर, बोला है कि कोई भी म्युनिसिपैलिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, टाउन एरिया कमिटी, टाउन कमिटी, अगर उसके आसपास का ऐसा पॉपुलेशन जो कि जहां पर पॉपुलेशन 10,000 या 10,000 से ज्यादा है, और ये सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में आता है, ठीक है ना। एनी लैंड विच इज सिचुएटेड विद इन द ज्यूरिसडिक्शंस, हर म्युनिसिपल एरिया का एक ज्यूरिसडिक्शंस होता है। जैसे अभी आप जहां पर बैठे हुए हो ये कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन आप थोड़े से दूर चले जाओ, जैसे आज आपने सुना होगा कि किसी किसी पार्ट ऑफ जगह पे इलेक्शंस हो रहे हैं, हमारे सौरभ गांगुली जी जहां पे रहते हैं वहां पर आज इलेक्शंस हो रहा है, लेकिन वो केएमसी के अंडर में नहीं आता है, दूसरे वो म्युनिसिपैलिटी बोर्ड के अंदर आता है। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ना। तो ये जो अपना सिचुएशन है, ऐसे 10,000 या 10,000 से ज्यादा पर वहां पर पॉपुलेशन है तो उसको रूरल एरिया कंसिडर नहीं किया जाएगा, और वैसे तरह के अगर लैंड को आप बेचोगे तो कैपिटल एसेट्स माना जाएगा, और उससे जो इनकम जनरेट होगा वह कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। बात क्लियर हुआ आप लोगों का। बी नंबर पॉइंट पे आने से पहले अब हम आते हैं बी नंबर पॉइंट पे। बोला है एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज नॉट अ कैपिटल, फिर से मैं पहला लाइन, एक के ऊपर वाला लाइन मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं, ये लाइन मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज नॉट अ कैपिटल एसेट्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग में बी नंबर पॉइंट। इन एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस मेजर्ड एरियली,
ये क्या बोला है? पॉपुलेशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड, बोला कि वैसे म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जहां पे पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा लेकिन 1 लाख से कम है, ठीक है, जहां पर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम है। एरिया विद इन द एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ सच म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड इज नॉन रूरल एरिया। बोला है ना कि फिर उस म्युनिसिपैलिटी का जो अपना लोकल लिमिट होगा, मतलब जुरिस्डिक्शंस होगा, उसके भी बाहर तक के 2 किलोमीटर तक के एरिया को अपने नॉन रूरल एरिया कंसिडर करते हैं, नॉन रूरल एरिया कंसिडर करते हैं। चलो मैं इसको ना थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके एक बार समझा देता हूं, ठीक है, देखो इसको। आप लोगों को छोटा सा मैं इसको ड्रॉ करके समझा देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो ये एक म्युनिसिपैलिटी बोर्ड का एरिया है, ठीक है, ये एक म्युनिसिपैलिटी बोर्ड का आपका एरिया है। ये म्युनिसिपैलिटी बोर्ड का पॉपुलेशन 40,000 है। कितना पॉपुलेशन है? 40,000 पॉपुलेशन है। इसका जो पूरा जुरिस्डिक्शन एरिया है वो 50 किलोमीटर का है। मतलब ये म्युनिसिपैलिटी बोर्ड को गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, जैसे मान लो हम बोल देते हैं केपी म्युनिसिपैलिटी बोर्ड। केपी म्युनिसिपैलिटी बोर्ड को इसने बोला कि ये आपका 50 किलोमीटर के दायरे में है, इसका पूरा जुरिस्डिक्शन। 50 किलोमीटर एरिया बहुत बड़ा होता है, वहां पे लोग भी रहते हैं, लेकिन 50 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 40,000 लोग रहते हैं, ऐसा म्युनिसिपैलिटी बोर्ड है, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत कम वहां पे रहता है, इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए उसको म्युनिसिपैलिटी बोर्ड के अंदर डाल के रखा है, लेकिन रेसिडेंस वहां पर बहुत कम है, सिर्फ 40,000 लोग रहते हैं, बहुत कम। तो वैसे एरिया का जहां पर लिमिट खत्म हो जाता है 50 किलोमीटर, उसके बाद का 2 किलोमीटर की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद भी 2 किलोमीटर का जो एरिया होता है ना, उसको उस उधर का अगर कोई लैंड है उसको सेल किया जाएगा तो कैपिटल गेन हेड में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन 2 किलोमीटर के बाद के एरिया को पूरा रूरल एरिया माना जाता है। बात समझ में आ रही है ना? जैसे आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल सोचो, इतना बड़ा आप शहर में रहते हो, सिटी में, आप जैसे सिटी खत्म होने के तुरंत बाद जमीन एकदम रूरल हो जाएगा ना, कि उसकी भी वैल्यू होती है। अपने को पता होता है ना कि एक्सपेंशन होगा उस जगह का, इसीलिए गवर्नमेंट पहले से बोला कि ये एरिया को हम रूरल एरिया कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं तो उधर के लैंड जो बेचेगा वो तो टैक्स नहीं देगा हमको। अगर मान लो फिर से जैसे उधर रेसिडेंस बन जाता है, गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी का एरिया बढ़ा देता है, फिर उसके बाद का 2 किलोमीटर एरिया को बोलता है कि हम नहीं मानेंगे, टैक्स लेने का सब खेल है। समझ में आ रहा है? ऐसे चलता है। आगे देखो बच्चों, ठीक है, अब आगे आ जाओ। यहां पे बोला है कि वैसा म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जहां पे पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा और 1 लाख से ज्यादा है, ठीक है ना, जहां पे पॉपुलेशन क्या है 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख के बीच है, तो उस म्युनिसिपैलिटी बोर्ड का अप टू 6 किलोमीटर म्युनिसिपैलिटी बोर्ड का जो एरिया है उसका लोकल लिमिट, उसके भी 6 किलोमीटर बाद तक के एरिया को हम लोग नॉन रूरल एरिया कंसिडर करते हैं, मतलब रूरल नहीं मानते हैं। और वहां पे भी अगर कोई लैंड लोकेटेड है उसको बेचा जाता है तो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। बात समझ में आ रही है? देन आफ्टर ऐसा कोई म्युनिसिपैलिटी बोर्ड या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो हमारा कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। कितना है? 10 लाख से ज्यादा है ना? तो यहां पे जब शहर खत्म होता है, इसका म्युनिसिपैलिटी बोर्ड का एरिया जो खत्म होता है लोकल लिमिट, वहां से 8 किलोमीटर तक का जमीन को, वहां से 8 किलोमीटर तक को हम नॉन रूरल नहीं मानेंगे। उसके बाद का सब नॉन रूरल मानेंगे और उसके बाद के एरिया को अपने रूरल मानना शुरू करेंगे। हालांकि एक बात और दिमाग में, जैसे मान लो हम 8 किलोमीटर पार किए और उसके बाद फिर से कोई म्युनिसिपैलिटी बोर्ड आ गया, हो ही सकता है,
समझ में आया ना? तो फिर उसके हिसाब से फिर एरिया मेजरमेंट होके उसके हिसाब से वो देखा जाएगा कि वो रूरल पड़ता है कि नॉन रूरल पड़ रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब बातों को ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये वाले पॉइंट पे अब चले आइए आप लोग, ये वाले पॉइंट पे आप लोग चले आइए। हाँ जी, देखिए यहां पे क्या बोला आपको, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया। अगर इंडिया के रूरल एरिया में अगर आपका लैंड है, उसको आप सेल करते हो, वहां से जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया होता है, उसको किस हेड में टैक्सेबल माना जाएगा? कैपिटल गेन में तो नहीं माना जाएगा, रूरल एरिया है। बोला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ Profit on sale of agricultural land in rural areas shall not be treated as the capital gain. Such income is in the nature of capital receipt and hence not be taxed under any head. किसी भी हेड में वो टैक्सेबल नहीं होता है। और वही वाला पॉइंट जो मैं अभी पढ़ा रहा था, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, उसका यहां पर वो क्या बनाया, डायग्राम बना के दिखाया है। समझ में आया? चौथा नंबर, गोल्ड बॉन्ड्स अगर है किसी के पास, गोल्ड बॉन्ड समझ में आता है क्या होता है? ये गोल्ड बॉन्ड भी आपका कैपिटल एसेट्स नहीं ट्रीट किया जाता है। पढ़िए ध्यान से, समझा रहा। फॉलोइंग गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट कैपिटल एसेट्स। ये ना नाम है गोल्ड बॉन्ड और कुछ नहीं है। बॉन्ड्स जानते हो, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, उसी तरह गवर्नमेंट अपना इशू करता है इंस्ट्रूमेंट, मनी रेज करने के लिए, उसको बॉन्ड बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977 इशू किया था। फिर गवर्नमेंट 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 इशू किया था फंड रेज करने के लिए। फिर नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980 इशू किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। अगर उस समय कोई पर्सन अगर ये गोल्ड बॉन्ड खरीदा होगा और उसके पास आज भी वो होल्ड करता होगा, समझ में आ रहा है ना, और उसको अगर इस ईयर में आकर के वह बेचेगा, गवर्नमेंट को ही देगा, जो भी पैसा उसके हाथों में आएगा वह कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। समझ आया मेरी बात? ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ही इशू करता है। क्लियर? लिखा भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करता है। फिर स्पेशल बियरर बॉन्ड है, ये बोला स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991 इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट कैपिटल एसेट्स, इसको भी कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता है। फिर आपका गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड को भी नहीं माना जाता है। तो ये नीचे का तो सीधे सीधे अपने को बॉन्ड याद रखना है, ठीक है ना? जितने भी बॉन्ड्स हैं ये आपका कैपिटल एसेट्स नहीं ट्रीट किए जाएंगे। हाँ, अब हम आते हैं कैपिटल एसेट्स कितने टाइप के होते हैं। आपको ये क्या क्या कैपिटल एसेट्स नहीं है, इसको आपने बहुत अच्छे से देखा भी और समझा भी है और आपको दिमाग में रखना भी है। समझे मेरे बच्चों? अब आप लोगों को यहां पे नेक्स्ट क्या पढ़ना है, देखिए ध्यान से। कैपिटल एसेट्स के टाइप पढ़ने हैं आपको। कैपिटल एसेट्स दो टाइप का है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स जिसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A में डिफाइन किया गया है, और दूसरा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स जिसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 29A में डिफाइन किया गया है। ठीक है? देयर आर द टू टाइप ऑफ द कैपिटल एसेट्स। एक को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, दूसरे को बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। हम लोग कैसे क्लासिफाई कर पाएंगे कि कौन सा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है और कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है? वैसा एसेट्स जिसको हम लेस देन 36 मंथ होल्ड करके बेच देते हैं,
कितना, लेस देन 36 मंथ होल्ड करके अगर हम सेल कर देते हैं तो वैसे तरह के एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स बोलते हैं। देखिए बोला है इट मींस अ कैपिटल एसेट्स हेल्ड बाय एन एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब डेट ऑफ ट्रांसफर के पहले तक 36 मंथ नहीं कंप्लीट हुआ और उसको हमने अगर सेल आउट कर दिया तो वह शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स बेचना बोला जाए। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, जो एसेट्स हम बेच रहे हैं उस एसेट्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स ट्रीट किया जाएगा और उसके ऊपर होने वाले गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रीट किया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने जा रहा हूं यहां पर। जैसे मान लो मैंने कोई बिल्डिंग खरीदा, ठीक है, और उसको सिर्फ 24 मंथ कंप्लीट हुआ और मैंने उस बिल्डिंग को बेच दिया। हाँ, उसके ऊपर जो मुझे गेन हुआ वह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, शॉर्ट टर्म। और जो एसेट्स मैंने बेचा उस एसेट्स को क्या बोला जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स बोला जाएगा, बिकॉज आई होल्ड द एसेट्स ओनली फॉर 24 मंथ्स। सिर्फ 24 महीने में ही मैंने उसको बेच दिया। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। बोला अ कैपिटल एसेट्स विच इज नॉट अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। जो शॉर्ट टर्म नहीं है यानी 36 मंथ पार करके जो हम बेचेंगे तो या 36 मंथ से ज्यादा एज तक किसी एसेट्स को अगर हम होल्ड कर लेंगे और फिर उस एसेट्स को अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स ट्रीट किया जाएगा और वैसे एसेट्स को बेच करके हमें जो गेन होगा वह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। क्लियर मेरी बात आप लोगों को? लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जहां पर कुछ 12 महीना होने के बाद ही एसेट्स को हम लोग 12 महीना पार करते हैं, हम लोग उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मानना शुरू कर देते हैं। एक्सेप्शंस तो हर जगह पे है, यहां पर भी है। ठीक है, देखो ध्यान से आप लोग इसको। इन द फॉलोइंग केसेस, किस किस केसेस में टाइमिंग अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इन द फॉलोइंग केसेस एन एसेट शैल बी टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स इफ इट इज होल्ड फॉर नॉट मोर देन द फॉलोइंग पीरियड बिफोर द डेट ऑफ द ट्रांसफर। जैसे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स इन अ लिस्टेड कंपनी। अगर किसी आप लिस्टेड कंपनी किसको बोलते हैं, लिस्टेड कंपनी किसको बोलते हैं? लिस्टेड कंपनी किसको बोलते हैं? लिस्टेड कंपनी किसको बोलते हैं? यू, हाँ, बहुत सारे ऐसे अनलिस्टेड कंपनीज भी है जो शेयर मार्केट में शेयर है उसका। जो स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होता है उसको अपने लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। हाँ, इंडिया के किसी ना किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज में, ऐसा नहीं कि बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही है, कलकत्ता में भी स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, चेन्नई में भी स्टॉक एक्सचेंज है। तो बच्चे बोला है कि अगर किसी लिस्टेड कंपनी की इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर है, उसको अगर आप 12 महीने से ज्यादा होल्ड कर दिए तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा, और 12 महीने से कम अगर होल्ड करते हो तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? फिर बोला एनी सिक्योरिटीज, एग्जांपल डिवेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा लिस्टेड इन इंडिया। वैसे कोई भी डिवेंचर्स, कोई भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो 12 महीने लिस्टेड इन इंडिया है और उसको 12 महीने से ज्यादा आप होल्ड करोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा, 12 महीने से कम अगर होल्ड करोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। जीरो कूपन बॉन्ड वेदर कोटेड और नॉट, जीरो कूपन बॉन्ड है आपका नाम है ये, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड अगर आया, ये अगर 12 महीने से कम पीरियड तक आप होल्ड करते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, 12 महीने से ऊपर होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। और यूनिट्स ऑफ यूटीआई, ये वाला वेदर कोटेड और नॉट, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है ना, यूटीआई उसको बोलते हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अगर आपका यूनिट है, मतलब वही वो शेयर्स की तरह ही होता है ये भी, ठीक है। इसको अगर आप 12 महीने से कम होल्ड करते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स इसको माना जाता है। बोला कि लेकिन अगर किसी अनलिस्टेड कंपनी की इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर है, यहां मैं पढ़ा रहा हूं, अगर किसी अनलिस्टेड कंपनी की इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर है, उसको अगर 24 मंथ तक होल्ड किया जाएगा
तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, और 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करके बेचा जाएगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। ठीक है। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड और बिल्डिंग और बोथ, लैंड बिल्डिंग मिला के भी होता है कई बार, ऐसा भी तो होता है ना कि हमारा जमीन भी थोड़ा घर के सामने हमने रखा है, पूरा कैंपस वापस गार्डन वार्डन सब बना करके, ठीक है, तो दोनों बेच रहे हैं, हो ही सकता है। तो ये अगर 24 मंथ से ज्यादा होल्ड किया जाएगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा और उसके ऊपर होने वाले गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। लेकिन 24 मंथ से कम अगर होल्ड करके हम बेचते हैं तो उसको क्या माना जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। ये बात आप याद रखिए मेरे बच्चों। ये बॉक्स को पढ़िएगा आप लोग। दिख रहा है आप लोगों को? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजेज ऑन ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। STCG arises on sale of STCA and LTCG arises on sale of LTCA। ठीक है ना? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेच करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को बेच करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। However, any gain or transfer of an assets on which the depreciation is allowed as per WDV method under section 32 subsection 1 clause 2 shall be taxable as short term capital gain। ये तुम लोगों को उधर पढ़ाएंगे अपने बिजनेस प्रोफेशन 32 में डेप्रिसिएशन भी पढ़ना है। अब देखो कुछ यहां पर अपने मजे लेंगे यहां पे थोड़ा। हाँ देखो बोला है while computing the period of holding of an capital assets the following points are to be considered to decide the nature of assets whether short term or long term। Period after liquidation, in case of shares if company goes into liquidation the period after the date of commencement of the liquidation is to be excluded। ये बात ध्यान से रखिएगा याद। पीरियड आफ्टर लिक्विडेशन, जैसे मान लो आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, ठीक है, आपने किसी कंपनी का शेयर परचेज किया और वह कंपनी जब आपने शेयर परचेज किया उसके 3 महीने बाद ही कंपनी लिक्विडेशन में चला गया। लिस्टेड कंपनी का आपने शेयर खरीदा, इंटरेस्टिंग बात देखो, लिस्टेड कंपनी का आपने शेयर खरीदा, 3 मंथ के बाद ही कंपनी लिक्विडेशन में चला गया, ठीक है, और लिक्विडेशन होते होते उसका 10 महीने लग गए, तो कितना महीना टोटल हो गया? 13 महीना, 13 मंथ हो गया। 13 मंथ के बाद आपका एसेट्स वो लिस्टेड कंपनी का शेयर बिक रहा है, तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा? नहीं, 3 महीना शेयर खरीदा, उसके 3 महीना बाद लिक्विडेशन प्रोसेस चालू हो गया, लिक्विडेशन कंप्लीट होते होते 10 महीना लगा, 10 महीने के बाद 13 मंथ के बाद वो अपना शेयर बेच रहा है, शॉर्ट टर्म माना जाएगा। मैं यही बोला ना मेरे बच्चों कि इन केस ऑफ शेयर्स इफ कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन द पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन कमेंस तो 3 महीना बाद ही हो गया था, इज टू बी एक्सक्लूडेड। समझ में आ रहा है? कमेंसमेंट तो हो गया था 3 महीने के बाद कि कंपनी लिक्विडेशन में जा रहा है, हम उसका शेयर होल्ड करके रखे थे, 13 मंथ के बाद इसको हम बेच रहे हैं, तो 12 महीने बाद तो लिस्टेड कंपनी का शेयर है, 12 महीने बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। लेकिन कंपनी ने लिक्विडेशन डिक्लेयर जो कर रखा था, इसीलिए लिक्विडेशन के बाद का पीरियड नहीं कंसीडर होगा, ठीक है, तो 3 महीना ही कंसीडर होगा, और हम 3 महीना होल्ड किए अगर तो उसको क्या माना जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब रूल्स थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ सब खत्म कर देगा एक ही बार, एकदम ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, डेट ऑफ ट्रांसफर फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ अ कैपिटल एसेट्स द डेट ऑन विच द एसेट्स इज ट्रांसफर्ड इज टू बी एक्सक्लूडेड। जिस डेट पे एसेट्स ट्रांसफर होता है, जैसे आप जिस तारीख को बेच रहे हो एसेट्स को, ट्रांसफर मतलब बेचना, वह तारीख आपके डेट में इंक्लूड नहीं होगा, जो खरीदेगा उसके डेट में इंक्लूड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे आपने एसेट्स को
क्या किया, 31 मार्च को बेच दिया। 12 महीना हो रहा था आपके एसेट्स का, 1/4/2020 को आपने खरीदा था और 31 मार्च 2021 को आपने बेच दिया। ठीक है, आपने एक दिन कम होल्ड किया, बेचने वाला दिन आप में इंक्लूड नहीं होगा, जो खरीदेगा उसके दिन में इंक्लूड होगा। ठीक है, अच्छा, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर्स। आप लोग ऐसा जरूर डेफिनेशंस कभी ना कभी पढ़ा होगा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। बोला इन सच अ केस पीरियड ऑफ होल्डिंग इंक्लूड द पीरियड फॉर विच द प्रेफरेंस शेयर आर हेल्ड बाय द एसएससी। सिमिलरली पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ units in the consolidated plan of the scheme of the mutual fund includes the period for which the units is consolidating plan of a mutual fund scheme। ये पूरा पढ़ना जरूरी नहीं आपको, म्यूचुअल फंड का भी कंसोलिडेशन का मतलब होता है एक हो जाना। ये आप पहले समझो, ये जो अभी इलस्ट्रेशन है, इसको ज्वेलरी है, खरीदा गया था 1/7/2016 को और 7/3/2021 को बेचा गया, दैट इज मोर देन 36 मंथ, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। एग्री हो इस बात से? उसको क्या माना जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका लिस्टेड शेयर है, 7/8/2018 को खरीदा गया था और 15/4/2020 को बेच दिया गया। कब बेचा गया, 15/4/2020 को बेच दिया गया। तो क्या हो जाएगा, ये 12 महीने से ज्यादा हो गया ना। 7 जुलाई से 2018 से 7 जुलाई 2019 को ही तो 12 महीना पार हो जाएगा, और ये बेच रहा है 15/4/2020 को। 15/4/2020 मतलब प्रीवियस ईयर 2021 में आके बेच रहा है ना, अपना प्रीवियस ईयर में बेच रहा है। तो कैपिटल गेन तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि लिस्टेड शेयर था, 12 महीना पार करते हैं, वह लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाता है। शेयर्स इन वाई प्राइवेट लिमिटेड 24 मंथ इसमें लिया जाता है, अनलिस्टेड है ना, वाई प्राइवेट लिमिटेड का शेयर है, अनलिस्टेड है। हाँ, लिस्टेड रहेगा तो मेंशन करेगा। रेसिडेंशियल हाउस, रेसिडेंशियल हाउस के लिए बोला था इमूवेबल रेसिडेंशियल हाउस या लैंड और बोथ। अगर 24 मंथ से कम होल्ड करके अगर कोई बेचता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करके बेचता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहां पर रेसिडेंशियल हाउस 78 को खरीदा, 2020 में बेचा, कितना साल रख लिया, देख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग रहा है, बच्चा भी बोल देगा 1 साल का। उसके बाद देखो यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ यूटीआई के लिए भी 12 महीना मैंने बताया था, अभी टेबल पढ़ाया था, अभी ये तो रहा टेबल। क्या हो रहा है, टाइप द टेक्स्ट करने बोल रहे हैं। मतलब ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए ऊपर आप पिंक वाला देखो। ऐसे क्यों कर रहे हैं इसमें? गुड्स, चलिए ये रहा टेबल अभी जो दिखाया था तुम लोगों को, देखा ना, जीरो कूपन बॉन्ड, यूनिट्स ऑफ यूटीआई सब इधर है। अब आ जाओ ट्रांसफर का डेफिनेशंस, ये ना आपके एग्जाम्स में भी लिखने आता है, ये ट्रांसफर का डेफिनेशंस आप लोगों के एग्जाम्स में भी आता है लिखने। देखो
हम्म अब दिख रहा है सभी लोगों को? देखो ट्रांसफर ट्रांसफर इन रिलेशन टू अ कैपिटल एसेट्स इंक्लूड्स। ट्रांसफर का मतलब सेल होता है, और यहां पर आपका कैपिटल एसेट्स के लिए ट्रांसफर क्या क्या माना जाएगा। ट्रांसफर इन रिलेशन टू अ कैपिटल एसेट्स इंक्लूड सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट्स। रिलिंक्विशमेंट भी सेल के तरह ही है। फिर एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन एन एसेट्स, किसी एसेट्स में अगर कोई राइट है उसको भी हम अपने से अलग कर रहे हैं। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट्स अंडर एनी लॉ, कन्वर्जन ऑफ एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड बाय द ओनर, जो उसका एसेट्स था उसको स्टॉक इन ट्रेड में डाल दिया। समझ में आ रहा है ना? तो भी वह आपका ट्रांसफर ही माना जाएगा। अगर कोई पर्सन है जिसका मान लो फर्नीचर का बिजनेस है, वो अपने घर के फर्नीचर को भी उठा के ले जाके अपने स्टॉक इन ट्रेड में डाल दिया, बोला उसको भी बेच देंगे उधर से और स्टॉक इन ट्रेड में दिखा देंगे, कैपिटल गेन हेड में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट पकड़ लिया उसको, मोदी जी खड़ा था, बोला कि ये बेटे कन्वर्जन कर रहे हो तुम एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में, इसके ऊपर तो कैपिटल गेन ही होगा, टैक्स दो एकदम, क्योंकि कैपिटल गेन का रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे देखिए, एनी ट्रांजेक्शंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अपने इंडिया में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी है, उस एक्ट के अकॉर्डिंगली भी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको भी ट्रांसफर माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल एसेट्स। ठीक है, and then after any transactions which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property, any transactions which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property, किसी भी immovable property का ट्रांसफरिंग नेचर का अगर ट्रांजेक्शंस हो रहा है, मतलब ट्रांसफर ही हो रहा है दूसरे किसी के लिए, तब इसको भी ट्रांजेक्शंस माना जाएगा, अपने कैपिटल ट्रांसफर माना जाएगा। और मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड, अगर कोई जीरो कूपन बॉन्ड है वो मैच्योर हो जा रहा है, एक टाइम पीरियड उसके ऊपर होता है ना, जैसे डिबेंचर्स का 5 साल का 4 साल का टाइम पीरियड होता है, अगर जीरो कूपन बॉन्ड का मैच्योरिटी हो जाता है या रिडीम्शन होता है, मैंने आपने जीरो कूपन बॉन्ड खरीदा है, रिडीम कर दे रहा है आपको गवर्नमेंट, आपका पैसा लौटा दे रहा है, अगर तो आपको जो मनी मिलेगा उसको भी आपको क्या माना जाएगा, आप जीरो कूपन बॉन्ड दोगे और सर्टिफिकेट दोगे उसका और आप पैसा लोगे, तो इस समय भी कैपिटल गेन माना जाएगा आपको। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। अब कम से कम 2, 3, 4 तो जरूर इसका याद रखने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखो सभी को समझाया एक एक करके, ट्रांसफर में सभी को समझाया है। एक्सचेंज किसको बोला जाता है यहां पर? सेल तो सबको समझ में आता है। एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज इंक्लूड बार्टर विच मींस म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ वन थिंग्स फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर। बार्टर जानते हो, अगर कोई एक्सचेंज भी कर रहा है अपने एक एसेट से दूसरे एसेट्स को, वो हम बेचेगा, हम तो बदला बदली किए, ठीक है ना, अदला बदली बोलते हैं ना, अदला बदली किए, तो ऐसे सिचुएशन में भी उसको कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल माना जाएगा। ठीक है, और रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट्स का मतलब होता है, रिलिंक्विश लिटरली मींस टू विथड्रॉ फ्रॉम, राइट, विथड्रॉ हो जाना, ठीक है ना, और टू अबेंडन और टू गिव अप एनीथिंग और एनी राइट, और टू सीज टू होल्ड और टू सरेंडर करना, मतलब सब तरह से छोड़ना। एक तरह से पैसा लेकर के ऑब्वियसली कोई रिलिंक्विशमेंट करता है, कोई अपने राइट छोड़ेगा। जैसे आप लोग देखते हो ना, किसी का ऐसा बिल्डिंग में वह रहता है जहां पर उसको अपना राइट छोड़ने के लिए वहां पर रहने के लिए पैसे मिलते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में उसको रिलिंक्विशमेंट ऑफ एन एसेट्स बोलते हैं, और उसके ऊपर भी जो उसको गेन होता है वह कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल माना जाता है। गवर्नमेंट भी हटाएगा ना, तो आपको जो पैसा देगा वह कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। आप अपना अधिकार छोड़ रहे हो ना,
ये भी टोटल एक्सटिंग्विशमेंट लिटरली मीन्स टू पुट अ टोटल एंड टू, और टोटल डिस्ट्रक्शंस मतलब राइट को आप अपना डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, राइट अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहे हो, तब भी होगा। ये सब उतना पढ़ने का नहीं है आपको, ये आप पढ़िएगा। हाँ जी, Sometimes possession of an immovable property is given in consideration of part. हाँ उसको भी ट्रांसफर माना जाएगा। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट में आप काम कर रहे हो, उसके बदले आपको एसेट्स मिल रहे हैं, कैपिटल गेन उसके ऊपर भी आएगा। देखो ये आप लोग केस लॉ पढ़ोगे यहां पे, ये पॉइंट पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और वोडाफोन फोन का केस लॉ भी आएगा कि आपका एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब, ठीक है। देखिएगा इसमें यहां पे बोला एक्सटिंग्विशमेंट लिटरली मीन्स टू पुट अ टोटल इनटू और टोटल डिस्ट्रक्शंस और ब्लॉट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस और एनिहिलेशन। Extinguishment does not means extinguishment of the assets itself, but to extinguishment of holders right to the assets. ठीक है, एसेट्स को नहीं टोटली डिस्ट्रक्ट किया जाता है, जो एसेट्स का राइट रखने वाला पर्सन है ना, होल्डर है, उसकी राइट को डिस्ट्रक्ट किया जाता है, खत्म किया जाता है। एंड सच राइट कैन नॉट बी हेल्ड बाय सम वन एल्स, मतलब अब ऐसा कर देंगे कि ये अधिकार और किसी के पास नहीं रहेगा, और राइट को ही डिस्ट्रक्ट कर दिया जा रहा है। समझ आया, उस राइट को ही क्या किया दिया जा रहा है, डिस्ट्रक्ट कर दिया जा रहा है। देखो इंसिडेंस ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे चीज अभी मिलने वाले हैं आप लोगों को। देखिए इंसिडेंस ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट बोला है कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस इसका एग्जाम्पल है, एक्सटिंग्विशमेंट का एक एग्जाम्पल है कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। अबेंडनमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड टर्मिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस शैल बी ट्रीटेड एज ए ट्रांसफर, इसको भी ट्रांसफर माना जाएगा, एक्सटिंग्विशमेंट को भी ट्रांसफर माना जाता है। बोला है कि कोई आपका प्रोजेक्ट के लिए स्पेशली इंडस्ट्रियल लाइसेंस आपको मिला था, जिसको गवर्नमेंट ही ऑब्वियसली लाइसेंस देता है, गवर्नमेंट ने वो लाइसेंस को आपका एक्सटिंग्विश कर दिया और किसी और को भी नहीं दिया, और आपको पैसे देके गवर्नमेंट बोला कि ये काम अब हम खुद करेंगे, तो लाइसेंस हमारा लौटा दो हमें, क्या बोला जाएगा, उसको एक्सटिंग्विशमेंट बोला जाएगा। और जिस पर्सन को पैसा देकर के गवर्नमेंट ये लाइसेंस को कैंसिल करेगा, डिस्ट्रक्ट करेगा, उसके हैंड में कैपिटल गेन टैक्सेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है, उसको मतलब कैपिटल गेन का टैक्स पेमेंट करना होगा। फिर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, आप लोग एक चैप्टर पढ़ते हो शेयर्स में, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अभी कोई नहीं पढ़ा, इधर बच्चे बैठा हुआ कोई भी बच्चा होगा वो नहीं पढ़ा होगा। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कोई पढ़ा है? रिडक्शन बोल रहा हूं, ठीक, ये आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये अभी नहीं पढ़ना है। सीए में इंटरमीडिएट में है, लेकिन सीए में वाले बच्चों को फाइनल में पढ़ने मिलेगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाँ बीकॉम में भी आपको मिलेगा पढ़ने। देखो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, तो ये भी सिचुएशन में अपने एक्सटिंग्विशमेंट ही उसको बोलते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा इसके अंदर कुछ लिखा है क्या, when there is a reduction of capital by a company and amounts are distributed to shareholders, such amount has been two components, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एट्रीब्यूटेबल टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन एट्रीब्यूटेबल टू कैपिटल, ये दोनों ही माना जाएगा। ये केस लॉ है वोडाफोन का, इसमें देखो हुआ क्या था, इस पूरे केस की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करिए आप लोग। छोटा हो गया क्या?
अब ठीक है, देखो एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है। एपेक्स कोर्ट इन केस ऑफ वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार से वोडाफोन का केस चल रहा था, ठीक है, 2012 की ये बात है। हराया गया उसको, किसको? हाँ, ये बहुत लंबा केस था, ठीक है। Has held that the transfer of shares of the foreign holding company do not result in an extinguishment of the foreign company control of the Indian company। देखो यहां पर इसने क्या बोला, has held that the transfer of shares of the foreign holding company do not result in an extinguishment of the foreign company control of the Indian company, extinguishment of the foreign company control of the Indian company, and it does not constitute an extinguishment and transfer of an assets situated in India। extinguishment का मतलब एक बार फिर से जाकर आप लोग रीड कर लो, extinguishment का मतलब क्या होता है, इसको फिर से एक बार रीड कर लो तब समझ पाओगे। to put a total end to total destructions, blot out of existence। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, बोला कि वोडाफोन एक फॉरेन की कंपनी है, ये बात सबको पता है, इंडिया की कंपनी नहीं है वोडाफोन, समझ में आ रहा है ना, वोडाफोन इंडिया की कंपनी नहीं है। अभी वो आइडिया के साथ ज्वाइंट वेंचर में बिजनेस कर रहा है, समझ में आ रहा, कमजोर पड़ गया वो, तो उसने आइडिया के साथ हाथ मिला लिया। देखो बोला है कि द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ द फॉरेन होल्डिंग कंपनी डू नॉट रिजल्ट इन एन एक्सटिंग्विशमेंट, मतलब डू नॉट रिजल्ट to put an end of the foreign company control of the Indian company। फॉरेन कंपनी का कंट्रोल का एंड यहां पर नहीं होता इसका मतलब। एंड इट also does not constitute an extinguishment and transfer of an asset situated in India। मतलब ये भी नहीं हुआ कि जो यहां पर ट्रांसफर extinguishment and transfer of an asset situated in India, मतलब जो उस कंपनी को यहां पे शेयर्स दे दिया गया है, इंडियन कंपनी का शेयर्स उसको दे दिया गया क्योंकि वह टेलीकॉम बिजनेस करने के लिए इंडिया आया, ठीक है। वोडाफोन पहले वोडाफोन के नाम से बिजनेस भी नहीं करता था, वोडाफोन के पहले एक दूसरी कंपनी हुआ करती थी इंडिया में, हच बोल करके, ठीक है ना। फिर वो नाम चेंज करके आया, वोडाफोन आकर के उसको खरीदा और फिर उसके बाद से जाकर के, इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट ने उसको ऐसा कोई राइट दे दिया, उसका बोलने का मतलब था कि हमें एक ऐसा राइट मिला है जो कि इंडियन कंपनी के राइट को खत्म करता है, डिस्ट्रक्शंस करता है, उसके बोलने का मतलब था। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था उसको, ठीक है। और ट्रांसफर ऑफ द फॉरेन होल्डिंग कंपनी शेयर ऑफशोर कैन नॉट रिजल्ट इन एन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी राइट ऑफ कंट्रोल ऑफ द इंडियन कंपनी। देखो बोला है कि जब भी कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया आती है ना, तो तुम लोग उसको देखो कि वह वोडाफोन इंडिया के नाम से जाना जाता है, समझ में आया ना, वोडाफोन इंडिया के नाम से जाना जाएगा। तो फॉरेन की कंपनी है लेकिन उसका एग्जिस्टेंस कहां पर है, इंडिया में है। तो ये जो बोल रहा है ना फॉरेन कंपनी कंट्रोल ऑफ द इंडियन कंपनी, ये फॉरेन इंडियन कंपनी की बात कर रहा है, मेरी बात समझ में आ रहा है ना, फॉरेन इंडियन कंपनी की बात कर रहा है। दूसरे लाइन में भी यहां पे लिखा है ट्रांसफर ऑफ द फॉरेन होल्डिंग कंपनी ऑफशोर, ऑफशोर मतलब फॉरेन में, ठीक है ना, कैन नॉट रिजल्ट इन एन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द होल्डिंग कंपनीज राइट ऑफ कंट्रोल ऑफ द इंडियन कंपनी, नॉर कैन इट बी स्टेटेड दैट द सेम कंस्टिट्यूट्स एक्सटिंग्विशमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। मतलब कोई अगर फॉरेन इंडियन कंपनी है, वो अपना फॉरेन में जाकर के शेयर इशू करता है, जैसे वोडाफोन इंडिया जाकर के फॉरेन में अपना शेयर इशू करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहां से उसका पूरा राइट जो था वह खत्म हो गया, नहीं खत्म होगा, एक्सटिंग्विश नहीं होगा, एंड ना ही एसेट्स और मैनेजमेंट और कंट्रोल उसका बाहर में चला जाएगा। मतलब वो बोला ना कि वोडाफोन एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने वोडाफोन इंडिया बना के कंपनी एक भेज दिया और बोला कि यहां का राइट अब हमारा वहां के राइट से कंट्रोल होगा। मतलब जो वोडाफोन का मेन जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी उसकी जो है, वोडाफोन की भी एक पेरेंट कंपनी है, वोडाफोन एक सब्सिडरी कंपनी है, समझ में आया ना, फॉरेन में।
तो वो बोला कि हमारे हिसाब से मतलब कंट्रोल चलेगा, वोडाफोन हमारी सब्सिडरी कंपनी है। तो इंडिया गवर्नमेंट ने उसको फैसला सुनाया, ठीक है। To nullify the decision of Apex Court, Finance Act 2012 has been inserted the said explanation with respect from the 1/4/1962। ये देखो टैक्स में 1/4/1962 में गलती करके रखा था इंडिया गवर्नमेंट अपने, तो इंडिया गवर्नमेंट वहां पे हार रहा था, केस हार रहा था। तो फिर क्या हुआ, इन लोगों ने अपने इनकम टैक्स में क्या किया कि एक वो नया इंसर्शन डाल दिया और डाल करके ये केस जीता। फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाया, ठीक है ना। चीटिंग क्या, अपना राइट को बचाने के लिए किया ऐसा। देखो एक और है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। नहीं 61 में हमारा एक्ट बना था, इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन जो उन लोगों ने अपना मामला उठा करके ऐसा किया था ना 62 से 2012 में, वो केस सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पहले ही चला गया था, वो 7-8 से ही केस चल रहा था वो, लेकिन 2012 में उसका फैसला आया था। तो हमारे पास मतलब हमारा जो एक्ट था उसमें कमी था, जिसके वजह से अपने हार रहे थे, तो इंसर्शन करके अपने जीतना पड़ा, ठीक है, ऐसा था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट बचा लिया अपने को। देखो इसमें वोडाफोन को 1200-1400 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ था। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में आ जाओ। फॉरफीचर और सरेंडर ऑफ शेयर इंडिकेट्स extinguishment or relinquishment of right of shareholders in such shares which has been forfeited by the company। यही तो होता है ना, उसका शेयर्स का अधिकार छीन लिया जाता है। CIT मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस Pioneer Silk Mills Private Limited, it was held that the term extinguishment includes all possible transactions which result in the destructions, annihilation, termination, cessation and cancellation of any right in an assets, whether corporeal or incorporeal, though there is no consideration in case of share forfeiture or surrenders। बोला कि शेयर फॉरफीचर और सरेंडर में तो कोई, जब कंपनी आपका शेयर फॉरफिट करती है तो आपको कोई कंसिडरेशन थोड़ी ना देती है, नहीं देती है। Still such transactions shall be treated as transfer and liable to capital gain। तो यहां पर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और इस दोनों के बीच केस चल रहा था। यहां पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि भले ही कोई कंसिडरेशन नहीं दिया जा रहा है फॉरफीचर होते वक्त, लेकिन फिर भी उसको कैपिटल गेन माना जाएगा। समझ में आया कैसी बात है? फिर भी उसको क्या माना जाएगा? कैपिटल गेन शैल ट्रीटेड एज ट्रांसफर एंड लायबल टू कैपिटल गेन। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट्स अंडर एनी लॉ। देखो ये दूसरा चीज है, ये उसके अंदर ही है। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट्स अंडर एनी लॉ, कन्वर्जन ऑफ एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड बाय द ओनर। हम लोग कौन सा पॉइंट पढ़ रहे थे, उस पॉइंट पे चले आओ अपने। ये वो सब जो पॉइंट था ना आपका ABCD, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू ट्रेड ऑफ द ओनर्स, ये सब कुछ अपना ट्रांसफर माना जाता है। उसी का एक्सप्लेनेशन वहां पे दिया हुआ है। यहां पे आपका कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट अंडर एनी लॉ। Normally, sales means a mutual willful agreement between the two or more parties, but for the purpose of section 2 subsection 47, transfer include compulsory acquisition of any property under any law in force। कंपल्सरी अगर रिक्वायर कर रहे हो तो भी उसको ट्रांसफर माना जाएगा। ये सब ट्रांसफर के डेफिनेशंस के पार्ट है, इसको अंदर जाके उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहां पे बोला कौन कौन से ट्रांसफर को, यहां पर ट्रांजेक्शंस को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ठीक है, कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शंस है जिसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 and section 47 the following transactions do not constitute transfer for the purpose of capital gain। बोला है सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 में, any distribution of capital assets in the event of liquidation of a company to its shareholders shall not be treated as the transfer in the hands of the company। बोला है any distribution of capital assets in the event of liquidation by a company। जब किसी कंपनी की लिक्विडेशन होती है, लिक्विडेशन मतलब जस्ट लाइक डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म,
ठीक है, लिक्विडेशन होती है और ऐसे समय में कोई कंपनी अपने कैपिटल एसेट्स अपने शेयर होल्डर के बीच बांटता है, पैसा नहीं दे पाता शेयर होल्डर्स का, बोला एसेट्स ले लो, कहीं का हमारा एक ठो लैंड प्रॉपर्टी ले लो, जैसे जैसे अपना कुछ भी देता है अगर एसेट्स उनको, तो वैसे समय में कंपनी के हैंड में उसको ट्रांसफर नहीं माना जाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। दूसरा है सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 में, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का टोटल और पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब पार्टीशन होता है, बंटवारा, और उस समय कैपिटल एसेट्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी पर्सन माना जाता है इनकम टैक्स पर्पस के लिए, पर्सन तो माना जाता है ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर पार्टीशन के समय अपने टोटल एसेट्स या टोटल पार्टीशन या पार्शियल पार्टीशन के समय अपने किसी कैपिटल एसेट्स को अपने मेंबर्स को ट्रांसफर करती है, तो उसको भी कैपिटल गेन ट्रांसफर नहीं ट्रीट किया जाता है, उसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाता है। फिर उसके बाद से एनी ट्रांसफर और अ कैपिटल एसेट्स अंडर अ गिफ्ट और विल और एन इरिकवरेबल ट्रस्ट, अगर कोई भी गिफ्ट के तहत या विल के तहत अगर कोई एसेट्स ट्रांसफर किया जाता है तो उसको कैपिटल गेन नहीं माना जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन है गिफ्ट ऑफ शेयर एक्वायर्ड थ्रू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान शैल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। लेकिन ईसॉप होता है, ईसॉप मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ईसॉप पढ़ाया है, तो अकाउंट्स में ईसॉप नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ा दिया, मैंने ग्रुप 2 में है, मैंने ईसॉप पढ़ा रखा है जी, पुराने सेंटर पे कॉपी चेक करो जाकर। ठीक है, और यहां पर बोला एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट्स बाय 100% होल्डिंग कंपनी टू इट्स इंडियन सब्सिडरी कंपनी। 100% कैपिटल एसेट कोई होल्डिंग कंपनी अपने इंडियन सब्सिडरी कंपनी को अगर कोई एसेट्स ट्रांसफर करेगा तो उसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाता है। फिर एनी ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट्स बाय 100% सब्सिडरी कंपनी टू इट्स इंडियन होल्डिंग कंपनी, कोई सब्सिडरी कंपनी भी अपने इंडियन होल्डिंग कंपनी को अगर शेयर ट्रांसफर करता है तो उसको भी कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता है, मतलब कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर नहीं माना जाता, सॉरी। फिर इन एनी ट्रांसफर इन केस ऑफ अमलगमेशन, अमलगमेशन जानते हो, अकाउंट्स में चैप्टर है अमलगमेशन। ठीक है, दो कंपनियों का टूट के एक हो जाना, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। ठीक है, तो बोला है एनी ट्रांसफर, ये आपको फाइनल में सीएमए के स्टूडेंट्स लोगों को फाइनल में पढ़ने मिलेगा, सीए वाले को इंटर में ही मिल जाएगा और फाइनल में भी मिलेगा दोबारा से, सीए वाले को थोड़ा भी कम पढ़ना और बीकॉम में मिलेगा। ठीक है, मतलब आना पड़ेगा ट्यूशन, एक बार आना पड़ेगा। ठीक है, 15 नंबर का आता है एग्जाम में, छोड़ नहीं सकते। देखो, एनी ट्रांसफर इन अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन, कैपिटल एसेट्स बाय द अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड कंपनी। ठीक है, इफ द अमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, मतलब जो कंपनी अमलगमेशन के बाद बनता है उसको अमलगमेटेड कंपनी बोलते हैं, और जो कंपनी टूटती है उसको अमलगमेटिंग कंपनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका ट्रांसफर नहीं माना जाता है। अमलगमेटिंग कंपनी का एसेट्स अगर कैपिटल एसेट्स अगर अमलगमेटेड कंपनी के पास जाता है तो उसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाता है। ठीक है, ट्रांसफर मस्ट बी इन स्कीम ऑफ अमलगमेशन, ट्रांसफर अमलगमेशन स्कीम के अंडर होना चाहिए, और ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। ठीक है ना, ट्रांसफरी मतलब जिसके पास ट्रांसफर होके जा रहा है वो इंडियन कंपनी होना चाहिए, बाहर की कंपनी होगी तो उसको ट्रांसफर मान लिया जाएगा, है ना। अच्छा, फिर 47(6)(a) बताया है, सेक्शन 47 सबसेक्शन 6(a), एनी ट्रांसफर इन अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन of a capital assets being a share or shares held in an Indian company by an amalgamating foreign company to the amalgamated foreign company if at least 25% of the shareholders of the amalgamating foreign company continue to remain shareholders of the amalgamated foreign company, तो इसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगर बोला है कि 25% शेयर होल्डर्स अगर अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी का अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी में रहेंगे तब ट्रांसफर नहीं माना जाएगा उसको, इंडिया के टैक्स के अकॉर्डिंगली।
ये सब कुछ कुछ चीजें जो आपको समझ में मिलेगा नहीं, नीचे का इसको इतना पढ़ना नहीं जरूरी है अभी आप लोगों को, ठीक है। बहुत सारा पॉइंट है इसके अंदर, ये जब जरूरत होगा तब ला करके समझ में पड़ेगा, तब मैं पीछे आपको पढ़ाऊंगा। अभी आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है साथ साथ, क्योंकि इतना सारा आप मेमोराइज भी नहीं रख पाओगे, और दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर एग्जाम पर्पस। अब मैं अगले क्लास से आपको कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन प्रॉब्लम सम्स कराऊंगा, कॉपी लेके आपको पहुंचना है अगले क्लास से, ठीक है। पुराना कॉपी है तो पुराना कॉपी भी चलेगा, चैप्टर तो नया शुरुआत हुआ है, ठीक है बच्चों। आज का क्लास आप कहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।